तेजस्वी यादव को सीएम फेस तो बना दिया गया, लेकिन उनके नाम के साथ साथ उनके पिता के शासन, उनके मां के शासनकाल की वो चीजें, वो जंगल राज का ठप्पा लगा हुआ है, उससे बाहर निकल पाना कितना मुश्किल उनके लिए। क्योंकि युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जब तक मैं डिप्टी सीएम, देखिए कितना रोजगार हमने दिया। लेकिन इस बात को एनडीए कह रही कि भाई जब आपकी सत्ता थी आपने क्या किया। तो उस जंगल राज के ठप्पे से तेजस्वी कैसे निकल पाएंगे, और ये उनके लिए कितना अब सेटबैक है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा सेटबैक इसलिए है क्योंकि बार बार आप देखिए, एक मुद्दा था, आपको याद होगा, जो जंगल राज से कहीं आगे था, वोट चोरी का। और वो एक समय ऐसा लगा कि कहीं बिहार में ये बड़ा नैरेटिव बन जाएगा चुनाव तक, और कहीं ना कहीं एनडीए को लेकर एक नाराजगी लोगों के बीच में आ जाएगी। आज आपसे मैं पूछती हूँ, या जो हमारे दर्शक हमसे जुड़े हैं वो भी हमें प्योर पॉलिटिक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ गया वो मुद्दा। क्या आपने सुना वोट चोरी का मुद्दा? पिछले 2 महीने से वो गायब है, जबकि किस हवा के साथ यात्रा निकली थी। प्रॉब्लम ये है कि घूम फिर के वही जंगल राज। आप ये बोल रहे हो कि हम हिंदू मुस्लिम में दंगे नहीं कराएंगे, लेकिन बीजेपी एनडीए आपको बार बार मंचों से ये याद दिला रही है कि भूलिएगा मत, ये वही खून है, भूलिएगा मत, ये वही तेजस्वी यादव है जिनके पिताजी ने लैंड फॉर जॉब। आज भी ये बात उठती है कि शहाबुद्दीन को टिकट दी गई है उनके बेटे को, आज भी वो तमाम बातें उठती हैं। और अभी भी आप देखिए, हो सकता है जनरेशन पास ऑन हो चुकी हैं, कई जनरेशन ने देखा ही नहीं था वो दौर, फिर भी घर में अपने दादा दादी से, अपने माता पिता से जंगल राज की बातें सुनी थी। और आज भी आपने भी अपने माता पिता से, दादा दादी से बहुत कहानियां सुनी होंगी जो आपके जहन में होंगी। जंगल राज इतना डरावना था कि 6 बजे बाद महिलाएं नहीं और आदमी भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो वो अभी भी जहन में है। और अगर आज किसी को कुछ चाहिए तो यही तो चाहिए कि आप एक बेसिक रोटी कपड़ा मकान के साथ हमको एक सुरक्षा दें। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, महिलाओं के लिए तो कम से कम बड़ा मुद्दा है, और यही महिलाएं हैं जो चुनाव पलट देती हैं। और महिलाओं को पता है कि सुरक्षा कहाँ मिलेगी, और यही वजह है कि महिलाओं के वोटिंग पैटर्न। इसलिए कितना ही कोशिश कर लें, जो अभी युवा कैटेगरी में, इस आखिरी चुनाव में युवा कैटेगरी में माने जाएंगे तेजस्वी, पर वो अपने पिताजी के जंगल राज से बाहर नहीं आएंगे। और दूसरी बात, आदित्य, एक सवाल है, कुछ युवाओं के, बिहार के युवाओं से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि भाई एनडीए वाले कब तक जंगल राज का सहारा लेंगे? भाई 20 साल तक आप भी सत्ता में थे, तो आप अभी भी वो जंगल राज लालू की याद क्यों आप याद करते हो? देखिए, आप पूरा जुलाई देख लें, पूरा जून देख लें, पूरा जुलाई पूरा जून किस तरीके के हादसे हुए जो हम रोज गिनते थे। और भारत 24 रोज उन्हें चलाता था कि नंगी तलवारें घूमती थी, हॉस्पिटल में जाके बंदूकें चल जाती थी, और न जाने कितने लॉ एंड ऑर्डर का इशू, कितनी हत्याएं हुई, और तब नीतीश कुमार चुप थे। और अब उसके बावजूद भी जब हम बीजेपी या एनडीए के लोगों से ये सवाल पूछा करते थे कि क्या हो रहा है बिहार में, या कहाँ है एनडीए, या कहाँ है नीतीश कुमार, तब ये कहा करते थे अरे जंगल राज से तो बेहतर है ना। जाहिर तौर पे बिहार की जनता एक इस चक्रव्यूह में फंसी है, जहां एक तरफ तो वो एक्चुअल जंगल राज है, जहां दूसरी तरफ खाते में पैसे तो चले जाते हैं, लेकिन अभी जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो रहा है उसकी बात नहीं होती है। और वहां के आपको याद होगा, पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने ये कहा कि अरे मौसम चल रहा है। जो अभी सरकार में है उनकी पुलिस के अधिकारी ने कहा तो मौसम है, लॉ एंड ऑर्डर अभी इशू है, हत्याओं की मौसम चल रहा है। तो ये तो बिहार है। अब सवाल ये उठता है कि बिहार की जनता जाए तो जाए कहाँ? इसीलिए शायद बेचारे बिहार की जनता को अंततः जाति के लिहाज से आगे बढ़ना पड़ता है कि हमारे जाति का वोट कहाँ है, कम से कम हमारी सुनवाई तो होगी। मैं जिस जाति से हूँ उसका विधायक बन जाए, मैं उसके घर या दफ्तर में जाके खटखटाऊंगी तो कम से कम जाति के नाम पे मेरी सुनवाई हो जाएगी। क्योंकि ना सरकार से किसी को कोई उम्मीद है, ना योजनाओं से किसी को उम्मीद है। पर प्रॉब्लम देखिए आप कहां पर आती है। ये बात एकदम सही है कि आज जो भी मुद्दे उठ रहे हैं वो सब पुराने पिछले 20 साल के मुद्दे हैं। आज भी जेपी नड्डा ने जंगल राज का जिक्र किया है, नियत का जिक्र किया है, इंटेंट का जिक्र किया है, आज तमाम तरीके की बातें। पर सवाल ये है स्ट्रैटेजी किसकी अच्छी है। अब देखिए, मैं एनडीए का जिक्र करूं, सही बात है एनडीए के पास कुछ नया नहीं है, वही है, खाते में पैसे चले जाएंगे, महिलाओं का और शराबबंदी की बातें हैं और सुरक्षा की बात है। लेकिन सही मायने में आज सबसे बड़ी इशू क्या है? क्या बिहार के बच्चे लौटकर बिहार में नौकरी कर सकते हैं? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। क्या पलायन किए हुए लोगों को वापस लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता। इसका भी किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। सच मायने में यह है
कि आप ये जमूरा दिखाएंगे कि हम नौकरियां देंगे, नहीं हो सकता। लेकिन बीजेपी के पास क्या है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत का एक युवा संवाद करेंगे। क्योंकि अदिति अब आखिरी के 2 मिनट एक चीज और समझना चाहेंगे, दिल्ली में ऐसी फाइट होती कांग्रेस बीजेपी, वहां केजरीवाल एक विकल्प बन के आए। बिहार में जिस तरीके से प्रशांत किशोर आज के 7-8 महीने पहले से यात्राएं निकाल रहे थे, एक होप, एक उम्मीद लग रही थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कदम पीछे खींचे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कई उनके उम्मीदवारों ने जो है उनका नामांकन रद्द हुआ, चुनाव लड़ने से वो पीछे हट गए, तो क्या लग रहा है एक विकल्प वो बन सकते थे, लेकिन अब जो उनकी स्थितियां है उसको देख के लग रहा है कि अब उनको लोग नजरअंदाज करना शुरू कर दिए। अगर साउथ इंडिया को छोड़ दिया जाए जी। तो नॉर्थ इंडिया में जब भी कोई तीसरा मोर्चा होता है तो बीजेपी को फायदा मिल जाता है। हाँ। क्योंकि 2 मिनट बचे हैं, मैं जल्दी से बताऊं, जब यही आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ी ना, तो कांग्रेस का नुकसान हुआ और बीजेपी का फायदा हुआ। आपने देखा किस तरीके से, जबकि कांग्रेस ने पूरे पिछले गुजरात चुनाव में पुरजोर ताकत की, लेकिन नीतीश कुमार के आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लड़ने की वजह से बीजेपी को इतना फायदा हुआ कि छप्पड़ फाड़ के जीते हुए। फिर आप देखिए, जब ओवैसी जब लड़े, जहां भी लड़ते हैं ओवैसी, वहां पर वोट काट के बीजेपी को फायदा होता है। अब बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में 40 के आसपास के मुसलमानों को टिकट दिए, फायदा किसका होगा? फायदा बीजेपी का होगा। भले ही वो नीतीश कुमार को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को लेकर कोसते रहते होंगे, लेकिन अंततः जमीन पर फायदा किसका होगा? आरजेडी का वोट कटेगा, कांग्रेस का वोट कटेगा। खुद वो चुनाव नहीं लड़ रहे। अरे भाई, कोई एक ऐसी सीट तो होगी जहां पर वो ना जाए तो भी चुनाव जीत जाए, कोई तो एक सीट होगी आपकी, पर आप चुनाव नहीं लड़ रहे। तो जब भी कोई तीसरा मोर्चा खड़ा होता है, अब आप देखिए दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली में एक तरफ तो महागठबंधन, इंडी गठबंधन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ थे, लेकिन जब अलग अलग चुनाव लड़े तो बीजेपी का फायदा हुआ। 27 साल बाद बीजेपी आ गई, कांग्रेस ने वोट काटा, बीजेपी का फायदा हुआ। तो जब जब ये विपक्ष बिखर के लड़ेगा, कांग्रेस का, बीजेपी का फायदा होगा। और यहाँ पर भी चाहे ओवैसी की बात कर लें, चाहे पीके की बात कर लें, फायदा अंततः बीजेपी को ही होगा। और यही स्ट्रैटेजी होती है जमीन पे कि आप मैन टू मैन मार्किंग क्या करेंगे। और आखिरी बात मैं कहूं, सीआर पाटिल जो कि सह प्रभारी के रूप में है, धर्मेंद्र प्रधान तो स्ट्रेटेजिस्ट है ही, सीआर पाटिल 100 लोगों को लेकर गुजरात से, जो बिहार के हैं, पहुंचे हैं। मैन टू मैन मार्किंग है उनके पास, हर विधानसभा का डेटा है कि किस तरीके से हर घर में कितने वोटर हैं। तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी और बूथ लेवल तक उनकी पकड़ रहती है। पन्ना प्रमुख उनके बहुत मजबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरी बातचीत के लिए।